दुनिया में आधुनिक मानव इतिहास के कम से कम 2 लाख सालों के दौरान लोग लगातार ऐसे प्राचीन अवशेष, संरचनाएं और कलाकृतियां खोजते आ रहे हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कभी जीवन कैसा हुआ करता था। कहीं जमीन पर उकेरी गई रहस्यमय रेखाएं मिलती हैं, कहीं अजीब गुफाएं, अनजान उपकरण और ऐसी लिखावटें जिनका मतलब आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। ये खोजें न सिर्फ हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं, बल्कि यह सवाल भी उठाती हैं कि प्राचीन लोग वास्तव में कितने उन्नत थे। अब वक्त है उन खोजों की तरफ देखने का जिन्होंने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उलझन में डाला है। आज हम जानेंगे दुनिया की 15 सबसे रहस्यमय पुरातात्विक खोजों के बारे में। नंबर 15, नाज़का लाइन्स। दुनिया में कई ऐसे प्राचीन ढांचे और स्मारक हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि उस दौर के लोग इन्हें कैसे बना पाए होंगे, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनके पीछे कोई ना कोई व्यावहारिक या धार्मिक कारण समझ में आ जाता है। नाज़का लाइन्स के साथ ऐसा नहीं है। दक्षिणी पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर बनी ये विशाल आकृतियां आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई हैं। इन्हें लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाज़का सभ्यता द्वारा बनाया गया माना जाता है। ये आकृतियां सीधे रेगिस्तान की सतह पर बनाई गई हैं और इनमें जानवरों, पक्षियों, इंसानों और ज्यामितीय आकृतियों के रूप देखने को मिलते हैं। इन लाइंस को बनाने के लिए रेगिस्तान की ऊपरी गहरी परत को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया गया था। नाज़का क्षेत्र में बारिश और तेज हवाएं लगभग नहीं होती। इसी वजह से ये आकृतियां सदियों तक लगभग बिना बिगड़े सुरक्षित रहीं। कुछ आकृतियां सैकड़ों फुट लंबी हैं, लेकिन जमीन पर खड़े होकर उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। उनका असली आकार तभी समझ में आता है जब उन्हें ऊपर से देखा जाए। यही बात इस रहस्य को और गहरा कर देती है, क्योंकि उस समय इंसानों के पास उड़ने की कोई तकनीक नहीं थी। सबसे पहले 16वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ताओं ने इन रेखाओं का जिक्र किया, लेकिन वे इन्हें साधारण रास्तों के निशान समझ बैठे। 20वीं सदी में जब हवाई जहाज इस इलाके के ऊपर से उड़ने लगे, तब जाकर दुनिया को पता चला कि ये जमीन पर बनी साधारण रेखाएं नहीं, बल्कि बेहद जटिल और सोच समझकर बनाई गई आकृतियां हैं। आज तक यह साफ नहीं हो पाया है कि नाज़का के लोग इन्हें क्यों बना रहे थे। कुछ लोग इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं, कुछ खगोलीय संकेत मानते हैं और कुछ का मानना है कि ये किसी तरह के पवित्र रास्ते थे। लेकिन सच्चाई यही है कि नाज़का लाइन्स आज भी इंसानी इतिहास के सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक है। नंबर 14, लोंगयू गुफाएं। साल 1992 में चीन के झेजियांग प्रांत के एक छोटे से गांव में कुछ किसान खेती की तैयारी के लिए पास के तालाबों का पानी निकाल रहे थे। उन्हें लगा था कि ये साधारण प्राकृतिक तालाब हैं, लेकिन जैसे ही पानी पूरी तरह खाली हुआ, जमीन के नीचे छिपा एक बड़ा रहस्य सामने आ गया। तालाबों के नीचे विशाल मानव निर्मित गुफाएं मौजूद थीं, जिन्हें आज लोंगयू गुफाओं के नाम से जाना जाता है। यह खोज इतनी अचानक और असामान्य थी कि शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि ये संरचनाएं आखिर हैं क्या। अब तक ऐसी 24 गुफाएं खोजी जा चुकी हैं। ये गुफाएं अब प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि चट्टानों को काटकर बेहद योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई हैं। हर गुफा की दीवारों, छत और ढलानों पर एक जैसे कटाव और रेखाएं दिखाई देती हैं, जो यह साबित करती हैं कि इन्हें किसी स्पष्ट तकनीक और डिजाइन के तहत तराशा गया था। माना जाता है कि इनका निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय इस क्षेत्र में किसी ऐसी बड़ी सभ्यता का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता जो इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कर सके। इन गुफाओं का उद्देश्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। न तो इनके भीतर कोई मानव अवशेष मिले हैं, न ही औजार, शिलालेख या दैनिक जीवन से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गुफाओं से निकाला गया पत्थर आखिर गया कहां? आसपास के इलाके में इतना पत्थर कहीं दिखाई नहीं देता। इसके अलावा हर गुफा अलग अलग है और आपस में जुड़ी नहीं है, फिर भी सभी की संरचना
एक जैसी सटीक है। हजारों साल बाद भी इनका न ढाना उस दौर की इंजीनियरिंग समझ पर सवाल खड़े करता है। लॉन्गयू गुफाएं आज भी यह एहसास कराती हैं कि मानव इतिहास में अभी भी ऐसे अध्याय छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें लगभग कुछ भी पता नहीं। नंबर 13, कासा ग्रांडे अवशेष। अमेरिका के एरिजोना राज्य में कूलिज शहर के पास स्थित कासा ग्रांडे अवशेष एक ऐसी प्राचीन संरचना है जो उत्तर अमेरिकी इतिहास के कई सवालों को जन्म देती है। यह स्थल आज कासा ग्रांडे रूइंस नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में संरक्षित है और माना जाता है कि इसे होहोकाम संस्कृति के लोगों ने लगभग 1150 से 1450 ईस्वी के बीच बनाया था। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य रूप से किसान और व्यापारी थे, जिन्होंने रेगिस्तानी माहौल के बावजूद जटिल सिंचाई प्रणालियों के जरिए खेती को संभव बनाया। इस स्थल की सबसे प्रमुख संरचना एक विशाल बहुमंजिला इमारत है, जिसे मिट्टी और कैलिच नामक प्राकृतिक पदार्थ से बनाया गया था। अनुमान है कि यह इमारत कभी 4 मंजिल ऊंची रही होगी। इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि यह ढांचा करीब 700 सालों तक खड़ा रहा, जबकि आसपास की कई अन्य संरचनाएं समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं। यह आज भी स्पष्ट नहीं है कि इस इमारत का असली उद्देश्य क्या था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रशासनिक केंद्र या धार्मिक स्थल रहा होगा, जबकि कुछ का मानना है कि यह खगोलीय अवलोकन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि 19वीं सदी में यहां से गुजरने वाले यात्रियों ने इसकी दीवारों पर अपने नाम और संदेश उकेर दिए थे। इन्हीं हरकतों के कारण बाद में इसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित किया गया और संरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। प्राकृतिक क्षरण भी एक बड़ी चिंता बन गया था, इसलिए 1932 में इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक ढांचा बनाया गया। आज कासा ग्रांडे अवशेष न केवल होहोकाम सभ्यता की तकनीकी समझ को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि उत्तरी अमेरिका में भी ऐसी जटिल संस्कृतियां मौजूद थीं, जिनके बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। नंबर 12, खत शबीब। जॉर्डन के दक्षिणी रेगिस्तान में फैली एक लंबी पत्थर की दीवार आज भी पुरातत्वविदों को उलझन में डालती है। इसे खत शबीब के नाम से जाना जाता है और यह लगभग 93 मील तक रेगिस्तान के बीचों बीच चली जाती है। माना जाता है कि इसका निर्माण लौह युग के आसपास हुआ था, लेकिन इसके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड या स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण मौजूद नहीं है। दीवार स्थानीय पत्थरों से बनाई गई थी और इसके निर्माण में किसी अत्यधिक उन्नत तकनीक के संकेत नहीं मिलते। फिर भी इसका इतना लंबा और लगातार होना अपने आप में हैरान करने वाला है। सबसे अजीब बात यह है कि यह दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है। औसतन इसकी ऊंचाई 5 फुट से भी कम है, इसलिए यह किसी सैन्य रक्षा के लिए बनाई गई दीवार नहीं लगती। इतनी कम ऊंचाई की दीवार न तो किसी बड़े हमले को रोक सकती थी और न ही इसे किलेबंदी का हिस्सा माना जा सकता है। यही कारण है कि इसके उद्देश्य को लेकर आज तक स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह दीवार जमीन की सीमाएं तय करने के लिए बनाई गई थी, ताकि अलग अलग इलाकों में चरने वाले पशुओं को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को यह पता रहे कि कौन सा क्षेत्र किसके अधीन है। दीवार के साथ साथ कई छोटे टावरों के अवशेष भी पाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास मानी जाती है। इन टावरों को लेकर भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि ये निगरानी या युद्ध के लिए बनाए गए थे। अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल अस्थायी आश्रय, भोजन भंडारण या रेगिस्तानी तूफानों के दौरान रुकने की जगह के रूप में किया जाता होगा, लेकिन ठोस सबूतों की कमी के कारण यह सब केवल अनुमान ही है। खत शबीब आज भी यह याद दिलाती है कि प्राचीन लोग अपने वातावरण और जरूरतों के हिसाब से ऐसे ढांचे बनाते थे जिनका असली मकसद समय के साथ इतिहास में खो गया। नंबर 11, पीरी रीस मानचित्र। साल 1929 में इस्तांबुल के टोपकापी महल की लाइब्रेरी में काम कर रहे एक जर्मन इतिहासकार की नजर एक अजीब से नक्शे पर पड़ी,
जो हिरण की खाल पर बनाया गया था। बाद में पता चला कि यह नक्शा 1513 में ऑटोमन नौसेना अधिकारी और मानचित्रकार पीरी रीस द्वारा तैयार किया गया था। पहली नजर में यह एक साधारण प्राचीन समुद्री मानचित्र जैसा लगता है, लेकिन इसे ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी जानकारियां दिखाई देती हैं जो अपने समय से बहुत आगे की लगती हैं। इस नक्शे में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तटों को काफी सटीक रूप से दर्शाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उस हिस्से को देखकर होती है जिसे कुछ लोग अंटार्कटिका मानते हैं। दावा किया जाता है कि यह इलाका बर्फ से ढके बिना दिखाया गया है, जबकि आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिका की खोज 300 साल बाद हुई थी। यही वजह है कि इस नक्शे को लेकर दशकों से बहस चल रही है। खुद पीरी रीस ने लिखा था कि उन्होंने यह नक्शा लगभग 20 पुराने मानचित्रों और स्रोतों की मदद से बनाया था, जिनमें से कुछ बहुत प्राचीन थे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या पीरी रीस के पास ऐसी जानकारी थी जो उनके समय से हजारों साल पुरानी थी। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन समुद्री सभ्यता के ज्ञान का प्रमाण हो सकता है, जिसने बहुत पहले ही दुनिया के दूर दराज इलाकों का मानचित्रण कर लिया था। वहीं आलोचक कहते हैं कि कथित अंटार्कटिका असल में दक्षिण अमेरिका के तट का विकृत चित्र भी हो सकता है। सच जो भी हो, पीरी रीस मानचित्र आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक खुला सवाल बना हुआ है, जो यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानव ज्ञान की वास्तविक सीमाएं शायद हमारी समझ से कहीं आगे रही हों। नंबर 10, कोस्टा रिका के पत्थर के गोले। कोस्टा रिका के घने जंगलों और दूर दराज इलाकों में बिखरे हुए कुछ पत्थर के गोले ऐसे हैं जिन्होंने दशकों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। ये गोले मुख्य रूप से डिक्विस डेल्टा और इस्ला डेल कानो क्षेत्र में पाए गए हैं। अब तक लगभग 300 ऐसे पत्थर के गोले खोजे जा चुके हैं जिनका आकार कुछ इंच से लेकर 6 फुट से भी ज्यादा व्यास तक का है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोले लगभग पूरी तरह गोल हैं, मानो किसी आधुनिक मशीन से बनाए गए हों। माना जाता है कि इनका निर्माण कोलंबस से पहले की स्वदेशी सभ्यताओं ने किया था। ये गोले गेब्रो नामक कठोर पत्थर से बनाए गए हैं, जिसे तराशना और बिल्कुल गोल आकार देना उस समय के औजारों से बेहद कठिन रहा होगा। कुछ गोले इतने भारी हैं कि उनका वजन 15 टन तक आंका गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इन्हें तराशने के बाद इतनी दूर दूर तक कैसे पहुंचाया गया। आज तक इस बात का कोई साफ जवाब नहीं मिल पाया है। इन गोलों का असली उद्देश्य भी रहस्य ही बना हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन्हें सामाजिक या धार्मिक महत्व के स्थानों को सजाने के लिए रखा गया होगा, शायद किसी शक्तिशाली व्यक्ति के घर या सभा स्थल के रास्तों पर। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इनका खगोलीय या प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कई गोले अपने मूल स्थान से हटा दिए गए थे, जिससे उनके संदर्भ को समझना और मुश्किल हो गया। आज भी जब नए गोले जंगलों के भीतर से सामने आते हैं, तो यह एहसास होता है कि इस प्राचीन सभ्यता की सोच और प्रतीकात्मक दुनिया को हम अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नंबर 9, वॉयनीच पांडुलिपि। यह मान लेना आसान है कि आज इंसान की समझ अपने शिखर पर है और मानव इतिहास लगातार आगे बढ़ता रहा है, लेकिन कुछ खोजें इस सोच को चुनौती देती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय वस्तु है वॉयनीच पांडुलिपि, जिसे अब तक की सबसे अजीब और अपठनीय किताबों में से एक माना जाता है। यह पांडुलिपि 15वीं सदी की शुरुआत की बताई जाती है, लेकिन इसे किसने लिखा और क्यों लिखा, इसका कोई स्पष्ट जवाब आज तक नहीं मिला है। यह किताब पहली बार 1912 में सामने आई, जब एक पुस्तक व्यापारी को यह मिली, और तभी से इसने दुनिया भर के विशेषज्ञों को उलझा रखा है। इस पांडुलिपि में लगभग 250 पन्ने हैं, जिन पर अजीब तरह की लिखावट और रहस्यमय चित्र बने हुए हैं। इसमें ऐसे पौधों की आकृतियां हैं जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं लगती। कुछ पन्नों पर मानव आकृतियां, नलियों जैसी संरचनाएं और खगोलीय चिन्ह दिखाई देते हैं, जो शरीर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और खगोल विज्ञान से जुड़े होने का आभास देते हैं। लिखावट पूरी तरह संगठित दिखती है, मानो यह किसी वास्तविक भाषा में लिखी गई हो।
लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ या समझ नहीं पाया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कूटलेख विशेषज्ञों, भाषाविदों और यहां तक कि आधुनिक कंप्यूटर प्रणालियों ने भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। परीक्षणों से यह जरूर साबित हो चुका है कि यह किताब नकली नहीं है और इसका कागज और स्याही वास्तव में सैकड़ों साल पुराने हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह किसी ज्ञान को छिपाने के लिए लिखा गया था तो वह ज्ञान क्या था और उसे छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी। वॉयनिच पांडुलिपि आज भी एक बंद दरवाजे की तरह है, जिसके पीछे क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। नंबर 8, नान माडोल। प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया के पोहनपई द्वीप के पास समुद्र के ऊपर बना एक प्राचीन शहर आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। इस स्थान को नान माडोल के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे कृत्रिम द्वीपों पर बसाया गया एक पूरा शहर था, जिन्हें पत्थरों और नहरों के जरिए आपस में जोड़ा गया था। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 100 मानव निर्मित द्वीप थे, जिनके बीच पानी की नहरें बहती थीं। माना जाता है कि नान माडोल सदियों तक सौडेलर वंश की राजधानी रहा और यहाँ समाज के सबसे शक्तिशाली और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। हैरानी की बात यह है कि इस शहर के निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ वे बेहद भारी बेसाल्ट चट्टानें थीं। इन पत्थरों को समुद्र के ऊपर इतनी सटीकता से जमाया गया कि आज भी इनके अवशेष मजबूती से खड़े हैं। उस समय न तो धातु के औजार थे और न ही आधुनिक निर्माण तकनीक, फिर भी इतना जटिल शहर खड़ा कर दिया गया। नान माडोल का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ रहने वालों के पास न तो खेती की जमीन थी और न ही मीठे पानी का कोई स्थायी स्रोत। भोजन और पानी पूरी तरह नावों के जरिए बाहर से लाया जाता था। यही वजह मानी जाती है कि जब सौडेलर वंश का पतन हुआ और नया शासन आया तो कुछ समय बाद इस शहर को छोड़ दिया गया। संसाधनों की कमी के कारण यहाँ रहना संभव नहीं रह गया। आज नान माडोल खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन इसके पत्थर, नहरें और रहस्यमय संरचना आज भी यह सवाल छोड़ जाती हैं कि प्राचीन लोग समुद्र के बीच ऐसा शहर बनाने के लिए आखिर किस सोच और ज्ञान से प्रेरित थे। नंबर 7, जिगेंटिजा मंदिर। भूमध्य सागर में स्थित माल्टा के गोजो द्वीप पर बने जिगेंटिजा मंदिर मानव इतिहास के सबसे पुराने धार्मिक ढांचों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि इनका निर्माण लगभग 5000 साल पहले नवपाषाण काल में हुआ था, यानी ये मिस्र के पिरामिडों से भी पहले के हैं। इन मंदिरों को देखकर सबसे पहली हैरानी उनके विशाल पत्थरों को लेकर होती है, जिनमें से कुछ का वजन कई टन है। उस समय न तो धातु के औजार मौजूद थे और न ही पहिए का इस्तेमाल आम था, फिर भी इन पत्थरों को काटकर, ढोकर और सटीक रूप से खड़ा किया गया। जिगेंटिजा परिसर में 2 पूर्ण मंदिर और एक अधूरा ढांचा शामिल है। इनकी बनावट तिप्तिया घास जैसी दिखाई देती है और भीतर गोलाकार कक्ष बने हुए हैं। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि यहाँ पशु बलि दी जाती थी और प्रजनन व उर्वरता से जुड़े अनुष्ठान किए जाते थे। कई मूर्तियां और प्रतीक मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह स्थान लोगों के दैनिक जीवन का एक अहम धार्मिक केंद्र रहा होगा। इन मंदिरों के निर्माण को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि पास में गोल पत्थर मिले हैं, जिन्हें शायद भारी शिलाखंडों को खिसकाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। यह अपने आप में उस समय की तकनीकी समझ का संकेत है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि इन मंदिरों को किसी विशालकाय मानव ने बनाया था, इसी वजह से इन्हें जिगेंटिजा कहा गया। सच चाहे जो भी हो, ये मंदिर आज भी यह सवाल खड़ा करते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता ने बिना आधुनिक साधनों के इतनी जटिल और टिकाऊ संरचनाएं कैसे खड़ी कर ली। नंबर 6, बगदाद बैटरी। आमतौर पर माना जाता है कि बिजली को समझने और उसका इस्तेमाल करने की क्षमता इंसान ने पिछले कुछ 100 सालों में ही विकसित की है, लेकिन इराक से मिली कुछ रहस्यमय वस्तुएं इस धारणा को चुनौती देती हैं। 1930 के दशक में बगदाद के पास खुदाई के दौरान कुछ अजीब कलाकृतियां मिली, जिन्हें बाद में बगदाद बैटरी के नाम से जाना गया।
इनमें एक मिट्टी का बर्तन, उसके भीतर रखा तांबे का सिलेंडर और बीच में एक लोहे की छड़ शामिल थी। अनुमान लगाया जाता है कि यह वस्तु लगभग 2000 साल पुरानी है और इसका संबंध पार्थियन या सासानी काल से हो सकता है। जब इन वस्तुओं की बनावट को ध्यान से देखा गया तो कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इस बर्तन में किसी अम्लीय तरल को डाला जाए तो यह एक हल्का विद्युत प्रवाह पैदा कर सकता है। इसी वजह से यह विचार सामने आया कि शायद प्राचीन लोग किसी सरल रूप में बिजली पैदा करना जानते थे। यह भी माना गया कि इस तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल धातुओं पर परत चढ़ाने जैसी प्रक्रियाओं में किया जाता होगा, जिसे आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। हालांकि इस सिद्धांत को लेकर विवाद भी कम नहीं है। अब तक ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि उस समय के लोगों ने बिजली से जुड़ी किसी तकनीक का व्यावहारिक उपयोग किया हो। न तो ऐसे धातु के बर्तन मिले हैं जिन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के निशान साफ दिखें और न ही कोई लिखित विवरण मिला है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बर्तन केवल धातु की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। फिर भी बगादाद बैटरी आज भी यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं, या फिर यह सिर्फ संयोगों की एक अजीब श्रृंखला है। नंबर 5, सांशिंगदुई सभ्यता। इतिहास में आमतौर पर किसी सभ्यता के बारे में जानकारी या तो लिखित ग्रंथों से मिलती है या फिर पड़ोसी संस्कृतियों के उल्लेखों से, लेकिन चीन में मिली सांशिंगदुई सभ्यता इस नियम को पूरी तरह तोड़ देती है। साल 1927 में सिचुआन प्रांत के गुआंगहान क्षेत्र के पास कुछ किसान खेत में काम करते हुए प्राचीन वस्तुओं पर ठोकर खा बैठे, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे एक पूरी खोई हुई सभ्यता छिपी है। असली रहस्य तो 1986 में सामने आया, जब बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू हुई और सैकड़ों अनोखी कलाकृतियां बाहर आईं। खुदाई में एक विशाल शहर के अवशेष मिले जो लगभग 3500 साल पुराना माना जाता है। यहां से निकली कांसे की मूर्तियां, मुखौटे और अन्य वस्तुएं बाकी चीनी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग शैली की थीं। कुछ कांस्य मुखौटे इतने बड़े और अभिव्यक्तिपूर्ण थे कि उन्हें देखकर लगता है मानो किसी अलग ही सांस्कृतिक सोच से इन्हें गढ़ा गया हो। इन कलाकृतियों में आंखें, कान और चेहरे की बनावट असामान्य रूप से उभरी हुई है, जो उस समय की झात कला परंपराओं से मेल नहीं खाती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने उन्नत शिल्प और तकनीक के बावजूद इस सभ्यता का उल्लेख किसी भी प्राचीन चीनी ग्रंथ में नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे यह संस्कृति अचानक उभरी, फली फूली और फिर रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गई। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा या सामाजिक बदलाव के कारण लोगों ने यह शहर छोड़ दिया होगा। आज सांशिंगदुई की खोज यह दिखाती है कि मानव इतिहास में अब भी ऐसे पूरे अध्याय छिपे हैं जो हमारी मौजूदा समझ से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय हैं। नंबर 4, एंटीकाइथेरा यंत्र। साल 1901 में ग्रीस के एंटीकाइथेरा द्वीप के पास समुद्र में गोताखोरों को एक प्राचीन जहाज का मलबा मिला जो पहली सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। इस जहाज से मूर्तियां, बर्तन, सिक्के और रोजमर्रा की कई वस्तुएं निकाली गईं, लेकिन इनमें सबसे रहस्यमय चीज एक जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा था। शुरुआत में किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब इसे साफ किया गया तो इसके भीतर जटिल दांतेदार पहियों की एक प्रणाली दिखाई दी। यही वस्तु आज एंटीकाइथेरा यंत्र के नाम से जानी जाती है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक से इसका अध्ययन किया, यह साफ होता गया कि यह कोई साधारण उपकरण नहीं था। इसके भीतर दर्जनों गियर लगे हुए थे जो बेहद सटीक अनुपात में बने थे। शोध से यह समझ आया कि इस यंत्र का इस्तेमाल सूर्य, चंद्रमा और संभवतः ग्रहों की गति की गणना के लिए किया जाता था। दूसरे शब्दों में यह एक तरह का यांत्रिक गणना उपकरण था, जिसे कई लोग दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर मानते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी जटिल यांत्रिक तकनीक का अस्तित्व उस समय माना ही नहीं जाता था।
इतिहासकारों के अनुसार ऐसी गियर आधारित प्रणालियां यूरोप में लगभग 1000 साल बाद विकसित हुईं। इससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन यूनानी इंजीनियरों के पास इतना उन्नत ज्ञान कैसे था, और अगर ऐसा उपकरण बना था तो इसके और उदाहरण क्यों नहीं मिले? क्या यह किसी खोई हुई तकनीकी परंपरा का अंतिम नमूना था? एंटीकाइथेरा यंत्र आज भी इस बात का संकेत देता है कि प्राचीन दुनिया की वैज्ञानिक समझ शायद हमारी कल्पना से कहीं आगे थी। नंबर 3, गोबेकली तेपे। तुर्की के दक्षिण पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र में स्थित गोबेकली तेपे को आज दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञात धार्मिक स्थल माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 8 से 9,500 साल आंकी जाती है, यानी यह उस दौर का है जब इंसान खेती करना भी ठीक से नहीं जानता था। यही बात इस स्थल को असाधारण बनाती है। माना जाता है कि इसे बनाने वाले लोग शिकारी संग्रहकर्ता थे जो स्थायी शहरों में नहीं रहते थे। फिर भी उन्होंने इतना विशाल और योजनाबद्ध ढांचा खड़ा कर दिया। यह स्थल कई गोलाकार संरचनाओं से बना है, जिनके बीच विशाल टी आकार के पत्थर के स्तंभ खड़े हैं। इन स्तंभों पर जानवरों, पक्षियों और प्रतीकात्मक आकृतियों की बारीक नक्काशी की गई है। ये नक्काशियां सिर्फ सजावट नहीं लगती, बल्कि किसी गहरी धार्मिक या सांस्कृतिक सोच का संकेत देती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों का वजन कई टन है और उन्हें काटने, ढोने और खड़ा करने के लिए किसी धातु के औजार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लोग स्थायी बस्तियों में रहना शुरू भी नहीं हुए थे, तब उन्होंने इतना श्रम साध्य निर्माण क्यों किया? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि गोबेकली तेपे ने ही लोगों को एक जगह इकट्ठा होने और बाद में खेती जैसे विचारों की ओर प्रेरित किया। दिलचस्प बात यह भी है कि दशकों की खुदाई के बावजूद इस स्थल का केवल लगभग 5% हिस्सा ही उजागर हो पाया है। बाकी का हिस्सा अब भी जमीन के नीचे छिपा है। गोबेकली तेपे आज मानव इतिहास की उस धारणा की चुनौती देता है जिसमें सभ्यता को पहले खेती और बाद में धर्म से जोड़ा जाता है। नंबर 2, मृत सागर ग्रंथ। 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक मृत सागर ग्रंथों की खोज मानी जाती है। इनकी खोज पहली बार 1940 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक क्षेत्र की कुमरान गुफाओं में हुई थी। शुरू में यह खोज पूरी तरह संयोग थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे और गुफाओं की खुदाई हुई, वैसे वैसे ग्रंथों का एक विशाल संग्रह सामने आता गया। कुल मिलाकर लगभग 980 पांडुलिपियां और उनके टुकड़े पाए गए, जो चर्मपत्र, पपीरस और यहां तक कि तांबे की चादरों पर लिखे गए थे। इन ग्रंथों की उम्र लगभग 2000 साल तक मानी जाती है। इन ग्रंथों की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इनमें से ज्यादातर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां हैं। कई ग्रंथ ऐसे हैं जो बाद में बाइबल का हिस्सा बने, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं और नहीं मिलते। इनके अलावा कुछ लेख समुदाय के नियमों, धार्मिक विचारों और दैनिक जीवन के सिद्धांतों को भी दर्शाते हैं। इनसे उस समय के यहूदी समाज की सोच, आस्थाओं और आंतरिक मतभेदों की झलक मिलती है। हालांकि इन ग्रंथों की सामग्री काफी हद तक समझ में आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी बना हुआ है कि इन्हें लिखा किसने और इन्हें गुफाओं में क्यों छिपाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी विशेष धार्मिक समुदाय द्वारा सुरक्षित रखने के लिए छिपाए गए थे, जबकि कुछ का कहना है कि इन्हें किसी संकट के समय जल्दबाजी में गुफाओं में रखा गया होगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि अभी भी ऐसी कई गुफाएं मौजूद हों जिनमें इसी तरह के और ग्रंथ छिपे हों। मृत सागर ग्रंथ आज भी यह एहसास कराते हैं कि प्राचीन दुनिया का ज्ञान अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। नंबर 1, 8 प्रांतीय पिरामिड। जब भी मिस्र के पिरामिडों की बात होती है तो सबसे पहले गीजा के विशाल पिरामिड दिमाग में आते हैं, लेकिन ये सबसे पहले बनाए गए पिरामिड नहीं थे। गीजा से दूर मिस्र के अलग अलग प्रांतीय इलाकों में कुछ छोटे लेकिन रहस्यमय पिरामिड बनाए गए थे, जिन्हें आज 8 प्रांतीय पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इन पिरामिडों की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी,
अधिकतम लगभग 56 फुट तक, और ये किसी कब्रगाह या शाही समाधि परिसर का हिस्सा भी नहीं थे। यही बात इन्हें और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। इन पिरामिडों का निर्माण तीसरे और चौथे राजवंश के संक्रमण काल में हुआ माना जाता है, जब मिस्र पर हुनी और उसके बाद स्नेफ्रू का शासन था। ये सभी सीढ़ी नुमा पिरामिड थे और इनका निर्माण उस समय हुआ जब चिकने पिरामिडों की तकनीक अब भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी पिरामिड के भीतर दफनाने के प्रमाण नहीं मिले। न कोई मम्मी, न दफन कक्ष और न ही अंतिम संस्कार से जुड़ा कोई सामान। इसी वजह से इतिहासकारों के बीच इनके उद्देश्य को लेकर मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि ये स्थानीय धार्मिक केंद्र रहे होंगे जहां लोग अनुष्ठान करते थे। वहीं कुछ विशेषज्ञ इन्हें फराओ की सत्ता और उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं, ताकि दूर दराज प्रांतों में रहने वाले लोग भी शासक की शक्ति को महसूस कर सकें। समय के साथ इनमें से एक पिरामिड पूरी तरह नष्ट हो चुका है और बाकी अलग अलग स्तर पर खंडहर बन चुके हैं। फिर भी ये पिरामिड इस बात की याद दिलाते हैं कि मिस्र की सभ्यता केवल गीजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके प्रयोग और सोच कहीं ज्यादा व्यापक और जटिल थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय इतिहास और पुरातात्विक खोजों की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे बाकी वीडियो जरूर देखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।